नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की दिन भर की हर हलचल के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की जो आज बैठक हुई है, तो क्या क्या आज फैसले लिए गए हैं। तो कुल 17 प्रस्तावों को आज कैबिनेट ने मंजूर किया है, जिसमें तय हुआ है कि 8 फरवरी से राज्य में 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं खुल जाएंगी, यानी कि जो ये स्कूल हैं वो खुल जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग एक SOP भी जारी करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। अब हर तरह के कैरी बैग को बैन कर दिया गया, यानी कि वो कैरी बैग, वो थैले जो प्लास्टिक के बने, सिंगल यूज प्लास्टिक के बने, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। थर्माकोल और प्लास्टिक क्रॉकरी पर भी बैन लगा दिया गया है। तो जो आप देखते हैं डिस्पोजेबल जो भी आपके ग्लास हैं, प्लेट्स हैं, उन सब पर बैन लगा दिया गया है। वहीं एक और बड़ा फैसला है, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वालों को 50 दिन का और रोजगार दिया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार 18 करोड़ और खर्च करेगी, अतिरिक्त खर्च करेगी। वहीं राज्य में 2 साल के लिए शराब की दुकानें मिलेंगी। साथ ही ई-टेंडरिंग से शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। तो अब ये जो आवंटन होगा, जो टेंडर होगा, ये 2 साल तक के लिए मान्य होगा। प्रकार का कैरी बैग हो, किसी भी आकार का, मोटाई का, माप का, रंग का प्लास्टिक कैरी बैग हो, हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल का हो, वो पूरी तरीके से अब प्रतिबंधित रहेगा। 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यालय भौतिक रूप से खोल दिए जाएंगे। आबकारी नीति में 2-3 चीजें प्रमुख है जो मैं बताना चाहता हूं। एक तो 2 साल के लिए दी जाएगी इस बार, हाँ 1 साल। लॉटरी से देते थे, इस बार ई-टेंडरिंग से दी जाएगी। और बड़ी खबर है महाकुंभ से जुड़ी हुई, क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में नियम बदले जा रहे हैं और अब हर रोज जो श्रद्धालुओं की संख्या यहां के लिए तय की गई थी उसमें और कटौती हो सकती है, यानी कि और कम श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि केंद्र की SOP पर राज्य सरकार विचार कर रही है और अगले 2 से 3 दिन में बाकायदा गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी। तो खबर यह है कि जो रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख तय की गई थी, इसे घटाकर आधा किया जा सकता है, यानी कि 10 से 5 लाख किया जा सकता है। साथ ही श्रद्धालुओं की RT-PCR कोविड टेस्ट पर भी विचार चल रहा है कि रिपोर्ट कितने घंटे पहले की मान्य हो और क्या कुछ और इसके लिए नियम बनाए जाएं। तो ऐसे में भीड़ इस बार कम लगेगी। SOP के संबंध में कुछ क्लियरिटी होनी बाकी है। कल हम लोग बैठे थे तो शायद अगले 2-3 दिन में वो क्लियर पोजीशन आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि जो है वो सारा कुछ क्लियर होने के बाद वो सारा जो हमारी SOP है वो भी जारी हो जाएगी। और बाकी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और धर्मध्वजा के लिए पेड़ चिन्हित कर लिए गए हैं। अखाड़ों को धर्मध्वजा के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जाती, जिसके लिए मेलाधिकारी दीपक रावत साधु संतों के साथ पेड़ों को चिन्हित करने के लिए पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि पेड़ों की निशानदेही हो गई है और तय समय पर अखाड़ों की परंपरा का पालन करते हुए धर्मध्वजा के लिए पेड़ों को पहुंचाया जाएगा। तो कुंभ में धर्मध्वजा का बड़ा महत्व होता है और इसके लिए बाकायदा जो पेड़ हैं उनकी लकड़ी एक तरह से आप कह लीजिए स्तंभ जैसा वो दिया जाता है, तो उनको चिन्हित कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड में देहरादून में मुख्यमंत्री का आवास बना, बड़ा ही खूबसूरत आवास बना, लेकिन मुख्यमंत्री वहां रहने से बचते रहे त्रिवेंद्र कार्यकाल से पहले। तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर सरकारों में आपस में कई तरह के मिथक थे, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च को जहां 2 मिथक तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं 22 में 2 बड़े मिथक तोड़ने की चुनौती अब भी CM के सामने है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। आने वाली 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इस मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र रावत के 4 साल भी पूरे हो जाएंगे। और ऐसा होने पर त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और उसके आवास से जुड़े 2 बड़े मिथक तोड़ने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। पहला मिथक ये कि उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। और दूसरा मिथक ये कि मुख्यमंत्री आवास में अपशकुन है, जहां पूर्व CM निशंक और विजय बहुगुणा की सत्ता बीच में चली गई। वहीं हरीश रावत ने तो घर की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत इस घर में आए भी और 4 साल पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 4 साल नहीं 5 साल पूरा करेंगे और 5 साल नहीं, अगली बार ये इतिहास जो उत्तराखंड का है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई तरह के भ्रम थे कि मुख्यमंत्री निवास में कोई नहीं रहता था। हमने तमाम तरह के जो भ्रम थे उनको तोड़ने का काम किया है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि आवास भी अच्छा है और उसका वास्तु भी, और जो पानी और पैसे फिजूल की बर्बादी थी उन्होंने खत्म की। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि वो मिथकों पर नहीं बल्कि काम पर यकीन करते हैं। हमने सबसे पहले जो यहाँ पर फिजूल खर्ची थी, एक तरणताल बनाया गया था अंदर बहुत बड़ा। अब मेरा ये मानना है कि जिस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत हो कि वो तरणताल में नहाए, तो फिर वो राज्य की जनता को क्या देखेगा। 50,000 लीटर पानी एक बार उससे बर्बाद होता था। तो हमने सबसे पहले उस फजूल खर्ची को रोक लगाई। साफ है कि 18 मार्च को त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल का 5वां साल शुरू हो जाएगा और इसी के साथ 2022 में 2 और मिथक तोड़ने की चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी। पहली ये कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और दूसरी ये कि मुख्यमंत्री रहते कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीतता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए, तो जो 2 चुनौतियां बची हैं वो बहुत बड़ी चुनौती है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से खबर है, जहां जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक शुरू होने के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। अनियमितताओं के आरोप में कल डीएम ने उपाध्यक्ष राव अफाक अली को निलंबित किया था और इसके बाद आज बैठक में सदस्यों ने उसकी सदस्यता को लेकर सवाल उठाए और जमकर धक्का मुक्की तक हो गई और जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष चौधरी और विधायक देशराज कर्णवाल बीच बचाव करने पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। देखिए जरा कि जिला पंचायत की बैठक थी, लेकिन यहाँ पर हंगामा ही नहीं बल्कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि कोरोना काल में राज्य को राजस्व प्राप्ति में 4,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र को भी लिखा गया है और केंद्र ने कहा है कि अगर राज्य कुछ सुधार करें तो जीडीपी का 2% राज्य की मदद दी जा सकती है। तो ओम प्रकाश एक निजी कार्यक्रम के चलते नैनीताल आए हुए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। कोविड के चलते राज्य को जो राजस्व प्राप्तियां थी उसमें लगभग 4,000 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने ये कहा है कि अगर हम कुछ सुधार कर लें तो जीडीपी का 2% तक हम लोन ले सकते हैं एक्स्ट्रा। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती रही। कहा गया कि अब दिल्ली जैसी नहीं बल्कि नासिक जैसी मेट्रो चलेगी। मेट्रो, लाइट मेट्रो की जगह नियो मेट्रो की तैयारी है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि प्लानिंग की इतनी भारी कमी है कि 5 साल से मेट्रो अभी कागजों में ही दौड़ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की सरकार ने 2016 में देहरादून में मेट्रो का सपना देखा, लेकिन बीते 5 साल में तमाम विदेशी दौरों और लाखों के खर्च के बाद भी मंत्री, सचिव और मेट्रो कॉर्पोरेशन एक फाइनल प्लान तैयार नहीं कर पाए। पहले मेट्रो की बात हुई, फिर लाइट रेल ट्रांजिट की, फिर रोपवे की और अब मेट्रो नियो की बात हो रही है। खुद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए विदेश दौरे कर चुके मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि नियो मेट्रो सस्ती है, जिसमें एक बार में करीब 100 से 150 लोग सफर कर सकेंगे और नासिक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। नासिक में इसको लॉन्च किया है। नासिक में काम, उस आधार पर उनकी गाइडलाइन जब आई तो हम लोगों ने भी देहरादून में जो हम रोपवे कर रहे थे तो इस तरफ ध्यान गया कि मेट्रो नियो अगर आ जाए तो ये संभव हो सकता है और अच्छा रहेगा। उसमें भी पूरी एलिवेटेड होता है या अंडरग्राउंड भी होता है या रोड पे भी हो सकता है, तीनों तरह की व्यवस्थाएं होती है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स की माने तो मेट्रो प्रोजेक्ट में कमी प्लानिंग की है। हर साल देहरादून में ट्रैफिक और भीड़ बढ़ रही है और 5 मिनट के रूट में 25 मिनट का जाम लोगों को परेशान करता है। वहीं अफसरों का कहना है कि सबसे बड़े शहर में बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्लान बन रहा है, जिसमें मेट्रो नियो, इलेक्ट्रिक बस जैसे ऑप्शन पर काम किया जा रहा है। मेट्रो हो तो आईएसबीटी तक जाने के लिए जो रोड पे इतना जाम लगा हुआ होता है और इतना ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह करके दुगना तिगुना टाइम लग जाता है और परेशानी अलग से होती है। यदि इस तरह की मेट्रो की सुविधा हो तो मैं ये समझता हूँ कि देहरादून वासियों के लिए, देहरादून जिले के पब्लिक के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। कई ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं और नियो मेट्रो का भी एक ऑप्शन उसमें अभी आया है और उस पर भी विचार करके जो भी राज्य सरकार का निर्णय होगा वो किया जाएगा। देहरादून में मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 45,000 करोड़ है, जबकि आने वाली मेट्रो नियो की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए होगी, जिसे देहरादून के लिए बेस्ट बताया जा रहा है। लेकिन बार बार बदलता मेट्रो का प्लान आखिर परवान कब चढ़ेगा, फिलहाल ये साफ नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया और लिखा, सत्य और अहिंसा के अद्भुत मंत्र से समस्त भारत को स्वतंत्रता के पावन ध्येय के लिए जागृत करने वाले साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटिशः नमन। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उत्पल कुमार सिंह को 1 दिसंबर 2020 से लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। वो केंद्र सरकार में भी कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने 1 दिसंबर 2020 से श्री उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।